Hello everyone. So today we'll start with AC circuit with resistance and capacitance. In the last class we did AC circuit with resistance and inductance. So here also we'll use the same approach, the approach that we have used in AC circuit with resistance and inductance. So what we'll consider here, we'll consider an AC circuit. The supply is the AC supply, which is consisting of resistance R and a capacitance C in series that is connected to a source of alternating EMF E. And let that alternating EMF E is equal to E naught e raised to power j omega t. So the circuit will be, this is the circuit in which resistance and capacitor, they are connected in series, and that is connected to a source of alternating EMF capital E equal to E naught e raised to power j omega t, where E naught represents the peak value or the amplitude of alternating EMF which is having angular frequency omega. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में वाले केस में हमने देखा था कि रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होता है, करंट और ईएमएफ सेम फेज में होती हैं, पर इंडक्टर के अक्रॉस ऐसा नहीं होता. सिमिलरली रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस में भी यही चीज है. रेजिस्टेंस के केस में करंट और ईएमएफ जो है इन फेज होते हैं, बट कैपेसिटर के केस में जो हमारा करंट है वो लीड करता है बाय एन एंगल पाई बाय 2, और यू कैन से दैट ईएमएफ जो है वो लैग करती है बाय एन एंगल पाई बाय 2. तो जैसे हमने रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस वाले केस में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस लिखी थी अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, वही हम यहाँ पे करेंगे. देखो रेजिस्टर के केस में करंट और ईएमएफ इन फेज है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस आर वो क्या होगा, ई आर नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस केस में लिखा था. कैपेसिटर के केस में क्या है, ईएमएफ जो है वो लैग कर रहा है करंट को बाय एन एंगल पाई बाय 2. तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कैपेसिटर, उसकी पीक वैल्यू which is denoted here by EC naught, that comes out to be minus I naught J upon omega C. एग्जाम में जब ये डेरिवेशन आता है, then you can directly write this expression that potential difference across the capacitor is EC naught and that is equal to minus I naught J upon omega C. ठीक है, और ये जो ER naught और EC naught है, they are basically representing the peak value of the alternating EMF across the resistor and capacitor respectively. ठीक है, अब हम देखेंगे ये वाली टर्म हमारे पास कैसे. देखो EMF कितनी होती है अक्रॉस द कैपेसिटर, वी नो दैट E इज इक्वल टू Q अपॉन C. ठीक है, Q हमारा कितना हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट, I हमें पता है dQ अपॉन dt होता है. ठीक है, अगर I dQ अपॉन dt है तो हमारा Q क्या होगा, इंटीग्रल I dt. तो यहाँ पर हमने Q को लिखा इंटीग्रल I dt. और कैपेसिटर के केस में हमारा करंट कितना आया था, जब हमने पढ़ा था AC सर्किट विद कैपेसिटेंस ओनली, तो वहां हमारा करंट कितना आया था, I नॉट ई रेज टू पावर j ओमेगा t प्लस पाई बाय 2. ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. I नॉट हमारा कांस्टेंट है, सो इट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. तो यहाँ I नॉट अपॉन C हो गया, एंड ई रेज टू पावर j ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू पावर j ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय j ओमेगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में है हमारे पास ऑपरेटर j, तो हम j से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय j. तो हमारा डिनोमिनेटर में j स्क्वायर आ गया, j स्क्वायर इज -1, तो यहाँ माइनस साइन आ गया, और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या आ गई, माइनस j I नॉट अपॉन ओमेगा c इंटू द एक्सपोनेंशियल टर्म विच इज एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर j ओमेगा t प्लस पाई बाय 2.
तो यहाँ से हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अक्रॉस द कैपेसिटर कितना आया? दिस इज द एम्पलीट्यूड और द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अक्रॉस द capacitor. So from here we can see that EC naught is equal to minus j I naught upon omega C. तो इस तरीके से हम ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं और इसको हमने फिर यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, एग्जाम में इसका डेरिवेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, मर्जी है तुम्हारी, इफ यू वांट, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट द एक्सप्रेशन ऑफ EC नॉट which is representing the peak EMF across the capacitor, and that is equal to minus j I naught upon omega C. And across the resistance it is ER naught which is equal to I naught R. तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू मिल गई अक्रॉस द रेजिस्टर एंड अक्रॉस द कैपेसिटर. सो व्हाट विल बी द टोटल पीक वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ? टोटल पीक वैल्यू होगी इस पूरे सर्किट में जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ फ्लो कर रहा है, E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी. तो वहां ई नॉट हमारा क्या होगा? ई नॉट इज रिप्रेजेंटिंग द पीक वैल्यू ऑफ द टोटल ईएमएफ. That will be equal to the sum of peak EMFs across the resistance and capacitance separately, जैसे हमने लास्ट केस में किया था. तो E नॉट हमारा हो गया ER नॉट प्लस EC नॉट. ठीक है, E नॉट हमारा क्या हो गया? दिस इज द सम ऑफ पीक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विच इज ER नॉट प्लस द पोटेंशियल peak value of potential difference across the capacitor which is EC naught. So directly substitute the value here. ER naught is I naught R, EC naught is minus j I naught upon omega C. Take I naught common, so in bracket we have R minus j upon omega C. देखो तो हमारे पास क्या आया? E नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू सम क्वांटिटी. ठीक है, अब ये क्वांटिटी जो हमारे पास आई है R माइनस जे ओमेगा सी, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इसमें ऑपरेटर J आ रहा है. ठीक है, R इज रिप्रेजेंटिंग द रियल पार्ट, माइनस J अपॉन ओमेगा C इज रिप्रेजेंटिंग द इमेजिनरी पार्ट. अब देखो हमारा ओम्स लॉ क्या होता है? E इज इक्वल टू आई आर where R is the resistance. इसका मतलब हमारी जो ये ब्रैकेटेड टर्म है इसका डायमेंशंस जो है रेजिस्टेंस के होने चाहिए. So let it be denoted by capital Z where Z is known as the complex impedance. ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यों? यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, PB आएगा. कॉम्प्लेक्स हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलके बना है. ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को विच इज फ्लोइंग across the AC circuit, this resistance is known as the complex impedance which is equal to R minus J upon omega C. हमें क्या करना है? बेसिकली इस सर्किट में हमें ये चेक करना है कि करंट और EMF में से which one is leading and which one is lagging. EMF applied EMF हमें पता है E is equal to E naught e raised to power j omega t होता है, जहाँ पे E naught हमें मिल गया that is equal to I naught into R minus J upon ओमेगा सी. अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं फ्लोइंग इन द सर्किट, सो दैट टोटल करंट क्या होगा हमारा? E अपॉन दैट रेजिस्टेंस, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस है Z which is known as the complex impedance. ठीक है, अब देखो E नॉट जो है हमारा, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. जो मैग्नीट्यूड है ऑल्टरनेटिंग EMF का, जो उसकी पीक वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग EMF की, वो हमारा कॉम्प्लेक्स इन नंबर है. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ठीक है, A माइनस आयोटा B टाइप है ना ये टर्म, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? A प्लस आयोटा B का क्या होता है? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. A माइनस आयोटा B का भी क्या होता है? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो हमारा A क्या है? I नॉट R. तो E नॉट हमारा हो गया I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट टर्म हमारा B क्या है? अगर A माइनस आयोटा B है where iota is same as this J only, तो हमारा B क्या है? I naught upon omega C. तो B का हमें स्क्वायर करना है, so this will be I naught square upon omega square into
c square and this is under whole root. ठीक है, तो हमारे पास जो ये पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ थी, इसकी हमारी जो वैल्यू थी वो कॉम्प्लेक्स थी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर. ठीक है, ये हम आगे यूज करेंगे इसलिए मैंने बताया है. नेक्स्ट, Z हमारा कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस है. अब इस Z को हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे जैसे हमने लास्ट केस में किया था रेजिस्टर और इंडक्टर वाले में. तो पोलर फॉर्म में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, Z को हम लिख सकते हैं इन पोलर फॉर्म एज Z इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड लेट इट बी मॉड Z और मॉड Z, then e raised to power its argument or the direction of the complex number. Let's say e raised to power iota theta. Let's say this is the polar form of this complex impedance Z. तो अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें मॉड Z निकालना होगा और थीटा वैल्यू निकालनी होगी. मॉड Z क्या होगा हमारा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ this one is a here, a square plus b क्या है हमारा 1 upon omega c, तो 1 upon omega c का स्क्वायर, तो हमारा mod z आ गया अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 1 upon omega स्क्वायर c स्क्वायर, और वी कैन से दैट इट इज द अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का स्क्वायर. रेजिस्टेंस हमारा कैपिटल R होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें पता है XC होता है विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C. तो हमारा यहाँ पर मॉड Z आ गया. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. देखो थीटा निकालने के तरीके होते हैं. यहाँ पर हमारे पास किस टाइप की टर्म है, Z की a माइनस आयोटा b की टर्म है. ठीक है, तो अगर ये मेरा रियल एक्सिस है और ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो रियल पार्ट है कैपिटल R वो पॉजिटिव है, मतलब वो यहाँ पर कहीं लाई करेगा, और हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है -1 अपॉन ओमेगा c. ठीक है, मतलब वो यहाँ कहीं लाई करेगा. इसका मतलब हमारा जो Z वेक्टर है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ठीक है, क्योंकि ये a माइनस आयोटा b की फॉर्म है. ये सब आई गेस तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में. आई एम जस्ट रिपीटिंग हियर ताकि तुम्हें पता हो कि हम जो लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं. ठीक है, तो Z हमारा क्या होगा, इट इज लाइंग हियर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो इसका हम थीटा कैसे निकालेंगे, देखो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है. देखो Z हमारा क्या हो गया, e रेज़ टू पावर j थीटा, आई लिखो या j लिखो एक ही बात है, इनटू मॉड Z. मॉड Z हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. ये दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस. Z इज इक्वल टू मॉड Z e रेज़ टू पावर j थीटा. मॉड Z हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. दिस इज अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस केस में उसका जो आर्ग्यूमेंट है या जो डायरेक्शन है थीटा, वो tan इनवर्स y अपॉन x नहीं होती, या tan इनवर्स यहाँ पे हम a अगर a माइनस आयोटा b ले रहे हैं तो tan इनवर्स b अपॉन a नहीं होती, वो होती है माइनस tan इनवर्स b अपॉन a. तो माइनस tan इनवर्स b हमारा यहाँ क्या है 1 अपॉन ओमेगा c. यहाँ पर tan इनवर्स के अंदर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लेते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज हम नहीं लेते. तो हमारा r माइनस j अपॉन ओमेगा c है z, तो उसमें हमारा b कितना आया 1 अपॉन ओमेगा c, और a हमारा कितना है r. तो tan इनवर्स b अपॉन a, दैट मीन्स tan इनवर्स 1 upon omega c r with a negative sign. So let's say this term tan inverse 1 upon omega c r, let's say this is represented by phi. तो थीटा हमारा कितना हो गया, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू -phi. तो z हमारा कितना हो गया, मॉड z e रेज़ टू पावर माइनस j phi, where phi is equal to tan inverse 1 upon omega c r. आई होप ये सबको क्लियर है. हमने
पोलर फॉर्म ऑफ Z किस तरीके से लिखा है, ठीक है। बस आर्ग्यूमेंट में चेंज आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस है, इट इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो आर्ग्यूमेंट है दैट विल नॉट tan इनवर्स B अपॉन A, दैट विल बी माइनस tan इनवर्स B अपॉन A। ये यहाँ पे डिफरेंस आएगा, इसलिए हमारा यहाँ एक्सपोनेंशियल में e रेज़ टू पावर माइनस j5 आया है, ठीक है। अब हम डेरिवेशन की तरफ आते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ phi इज गिवन बाय tan phi is equal to 1 upon omega c r, that means phi is equal to tan inverse 1 upon omega c r, और हमारा जो z होगा वो क्या होगा, mod z e raised to power minus j, इसको ठीक करो, ओमेगा नहीं आएगा, phi आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये ठीक कर रखा है, तो z हमारा क्या हो गया, mod z e raised to power minus j5। तो ये डेरिवेशन मैंने तुम्हें क्यों दिखाया था, ताकि तुम्हें पता हो कि why phi is tan inverse 1 upon omega c r and why there is a negative sign in the exponential, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गई टोटल रेजिस्टेंस की, एंड टोटल अप्लाइड ईएमएफ जो है हमारी E is equal to E naught e raised to power j omega t है। So what will be the total current flowing in this AC circuit, that will be E upon Z. Substitute E as E naught e raised to power j omega t and Z as mod Z e raised to power minus j5। e raised to power minus j5 को न्यूमरेटर में ले जाओ, so this will become E naught upon mod Z e raised to power j omega t plus 5, and this is representing the peak value of alternating current. So I is equal to I naught e raised to power j omega t plus 5, where I naught is E naught upon mod Z, and mod Z is nothing but under root of r square plus 1 upon omega square c square. We know that 1 upon omega c is also denoted by xc, which is the capacitive reactance. So we can write it as E naught upon under root of r square plus xc square. So this is representing the peak value of alternating current I naught. तो देखो हमारा E कितना था, E हमारा था E raised to power, सॉरी E हमारा था E is equal to E naught into E raised to power j omega t। I हमारे पास कितना निकल के आया, I naught into E raised to power j omega t plus 5। इससे हमें क्या पता चल रहा है, which one is leading? So here current is leading by which angle? By an angle phi, where phi is equal to tan inverse 1 upon omega c r. So from comparing equations of the alternating EMF and current, we find that current leads the EMF by a phase phi, where phi is equal to tan inverse 1 upon omega c r when AC is passed through a RC circuit. I hope यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ E एंड I, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन। बिफोर दैट हम ये चीज और देख लेते हैं, जैसे हमने पहले भी केसेस में करा है। I naught हमारा क्या है, E naught upon under root of r square plus 1 upon omega c का whole square, and that is equal to E naught upon mod z. So from this equation we can write that mod z is equal to E naught upon I naught. अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √2 से डिवाइड करूं तो इक्वेशन अनचेंज्ड रहेगी, ठीक है। एंड व्हाट इज E naught upon √2? दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल, एंड दैट इज डिनोटेड बाय EV or ERMS, the virtual value or the RMS value of alternating current, sorry alternating EMF. Similarly I naught upon √2 हमारा क्या होगा, the virtual or RMS value of alternating current over one complete cycle, that is usually denoted by IV or IRMS. तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, mod Z is equal to RMS value of alternating EMF to the RMS value of alternating current. इसी तरीके का रिलेशन जैसे हमारा पहले आया था, so IRMS is equal to ERMS upon mod Z. So here we can say that the impedance of a RC circuit may be defined as the ratio of RMS value of EMF across the RC circuit to the RMS value of current flowing in the RC circuit. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चीज भी बता दी। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वील सी द प्लॉट्स।
तो सबसे पहले हम देखेंगे द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ E एंड I. E is equal to E naught e raised to power j omega t है, तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, E is equal to E naught sin omega t. सिमिलरली करंट हमारा कितना आया था, I is equal to I naught e raised to power j omega t plus phi. तो उसको इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, I is equal to I naught sin omega t plus phi. इसको ना अपनी बुक में सब करेक्ट कर लेना, वहां पे माइनस लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली प्लस. ये बुक तो अच्छी है बट इस बुक में प्रॉब्लम क्या है, आरचांद की बुक में, कि इसमें गलतियां बहुत है. तो जो जो मिस्टेक्स मैं बता रही हूँ उन सबको रेक्टिफाई कर लो अपनी बुक में, ताकि एग्जाम में वो मिस्टेक ना रिपीट करो. ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं प्लस साइन आएगा. तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे, करंट इज लीडिंग, तो करंट जो है वो पहले पीक्ड होगा एज कंपेयर टू दी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, और जो पीक वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की ई नॉट वो ज्यादा होगी आई नॉट से. ठीक है, तो ये हमारा कर्व हो गया करंट का, एंड दिस इज द curve or the plot for EMF, and current is leading by an angle phi and E naught is greater than I naught. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या देखना है, दी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. देखो अगर हमारी अप्लाइड EMF इस डायरेक्शन में है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ alternating EMF, then what will be the direction of current? करंट जो है हमारा लीड कर रहा है by which angle, by an angle phi. So this will be the direction of the current vector. So this is the vectorial representation of E and I. Next step हमारा क्या होगा, the complex number representation. I hope ये सबको क्लियर हो जाएगा. उसी तरीके से हम करेंगे जैसे हमने रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस वाले केस में किया था. तो सबसे सिंपलेस्ट थिंग क्या होती है हमारी, टू प्लॉट ईएमएफ. ठीक है, ईएमएफ क्या है, E is equal to E naught e raised to power j omega t. So this vector line is representing our E. ठीक है, तो what will be E naught? E naught will be the length of this vector. ठीक है, and E naught is equal to under root, ये मैंने already लिखा था, E naught is equal to under root the real part का square plus the imaginary part का square, which is under root of I naught square R square plus I naught square divided by omega square C square. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको प्लॉट किया, और जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है हमारी वो क्या एंगल बना रही है रियल एक्सिस के साथ, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा टी विद द रियल एक्सिस. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, देखो EC नॉट जब हमने निकाला था तो वो हमारा कितना आया था, माइनस जे आई नॉट अपॉन ओमेगा सी. और किसी को अगर हम माइनस जे से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब वो रोटेट हो रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो EC नॉट जो है हमारा वो इस डायरेक्शन में आएगा. अगर ये हमारी ER नॉट की डायरेक्शन है, दैट इज इक्वल टू I नॉट R, तो EC नॉट जो है ER नॉट से कितना रोटेटेड होगा, it will be rotated by an angle of 90 degree in the clockwise direction. ठीक है, क्योंकि ER नॉट में तो कोई फेज डिफरेंस नहीं था, करंट और EMF इन फेज थे, so ER नॉट इज इक्वल टू I नॉट R. तो अगर ये इसकी डायरेक्शन है तो EC नॉट की ये सेम डायरेक्शन नहीं होगी, बिकॉज EC नॉट के केस में जो EMF है वो लैग कर रहा है करंट को बाय एन एंगल पाई बाय 2. सो EC नॉट कम्स आउट टू बी माइनस J into I नॉट अपॉन ओमेगा C. And when something is multiplied by minus J, then that means it is rotated in the clockwise direction by an angle of 90 degree. तो ये rotate हो गया in the clockwise direction by an angle of 90 degree. So let's say this is equal to, तो ये हमारा I naught R होना चाहिए, ये I naught upon omega C होना चाहिए. फिर हमारी जो ये वाली टर्म है, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखूं या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के फॉर्म में देखूं, तो ई नॉट हमारा कितना होगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. इसका मतलब जो हमारी ये वाली लेंथ है ये कितनी है, दिस इज आई नॉट अपॉन ओमेगा सी. ठीक है, और ये वाली लेंथ हमारी कितनी है, दिस इज आई नॉट आर. तो हमारा ये एंगल क्या होगा, दिस इज विल बी एंगल फाई. tan फाई कितना होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन दी एडजेसेंट साइड. तो यहाँ से हमारा tan फाई कितना आ गया, यहाँ से हमारा tan फाई आया, चलो मैं लिख ही देती हूँ,
अभी हमें पता नहीं है कौन सा एंगल है, ठीक है, बाद में पता चलेगा। ये तो वही फाई ही निकल के आया। tan फाई हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, आई नॉट अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड इज आई नॉट आर, ठीक है। तो हमारा आई नॉट और आई नॉट जो है कैंसिल आउट हुआ, और हमारे पास ये जो एंगल है ये कितना आया, ये एंगल हमारे पास आया tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ओमेगा सी आर। और ये हमें पता है tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर क्या होता है, हमारा फाई। इसका मतलब ये एंगल जो है फाई है। अब हमें करंट को प्लॉट करना है, क्योंकि अब हमें ओमेगा टी एंगल भी मिल गया, कहाँ पर, फाई एंगल भी मिल गया। करंट हमारा क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई। अब इसकी डायरेक्शन देखो कहाँ है, कि ये एंगल ओमेगा टी है, ये एंगल फाई है। सो ओमेगा टी प्लस फाई, इसका मतलब दिस कंप्लीट एंगल इज ओमेगा टी प्लस फाई। इसका मतलब करंट की भी वही डायरेक्शन होगी जो यहाँ पे ई आर नॉट की डायरेक्शन है, जो यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो किया है। तो ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई, I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी प्लस फाइव, where I naught is equal to E naught upon mod Z or E naught upon under root of R square plus 1 upon omega square C square, and that is making an angle of omega T plus phi with the real axis. ठीक है, तो this is the complex number representation of alternating EMF and current in an RC circuit. सिंपल है, जैसे हमने इंडक्टर वाला रेजिस्टर और इंडक्टर वाली प्लॉटिंग करी थी उसी तरीके से है। पहले हमने सिंपली ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को प्लॉट किया, E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी। फिर हमने ई आर नॉट और ई सी नॉट को प्लॉट किया। ये हमारा जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई नॉट आर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई नॉट अपॉन ओमेगा सी, तो ये इसके पैरेलल है विद द सेम लेंथ, तो ये भी आई नॉट अपॉन ओमेगा सी होगा। सो अगर ये आई नॉट आर है और ये आई नॉट अपॉन ओमेगा सी है, दैट मीन्स दिस एंगल इज phi, that is equal to tan inverse of 1 upon omega c r. So if we know where is omega t and where is phi, then we can plot current. Current is I naught e raised to power j omega t plus phi. So current जो है it will lie on E R naught, बस magnitude different है, इसका I naught R है, current का I naught क्या है हमारा E naught upon under root of R square plus 1 upon omega square C square, and this current is making an angle of omega t plus phi with the real axis. I hope यहाँ पर सबको क्लियर होगा द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईएमएफ एंड करंट इन एनआरसी सर्किट। तो यहाँ पे हमारा ये वाला डेरिवेशन खत्म हुआ। नाउ द नेक्स्ट डेरिवेशन दैट वी विल स्टार्ट विद इज द एसी सर्किट। अब हमारा जो एसी सर्किट है it is consisting of all the three components, the resistance, the capacitance and the inductance. ठीक है, they all are connected in series, which is then connected to a source of alternating EMF E equal to E naught e raised to power j omega t, where E naught is the peak value or the amplitude of the alternating EMF having angular frequency omega. ठीक है, तो ये हमारा AC circuit है which is consisting of L, C and R in series, that is connected to a source of alternating EMF capital E, and this capital E is equal to E naught e raised to power j omega t. इसमें भी हम लोग सेम अप्रोच यूज करेंगे। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस निकालेंगे, ठीक है। जब हमारे पास Z निकल के आ जाएगा तो हम टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट निकाल लेंगे E अपॉन Z, ठीक है। तो Z निकालना यहाँ पर हमारे लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, करंट कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है, इंडक्टर के अक्रॉस कितना है। तो यहाँ पर भी जो हमारा सर्किट है उसमें जो EMF है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द रियल एंड इमेजिनरी। हम देखेंगे इमेजिनरी की स्पेलिंग क्या लिख रखी है इसमें, इसको ठीक करना, ठीक है। सबको पता है इमेजिनरी की स्पेलिंग NARY, ठीक है ना।
इन रेजिस्टेंस करंट और ईएमएफ जो है हमारा फेज में होता है, तो इसके अक्रॉस जो पीक वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की, लेट इट बी ई आर नॉट, सो दैट इज इक्वल टू आई नॉट आर। कैपेसिटर के केस में हमने जस्ट अभी देखा ईएमएफ जो है इट लैग्स बिहाइंड करंट बाय एन एंगल पाई बाय 2, so the peak value of potential difference across the capacitance, let it be denoted by EC naught, it is equal to minus J into I naught upon omega C। ऑलरेडी मैं ये चीज डिराइव करके बता चुकी हूँ कैसे आई है। नेक्स्ट इन इंडक्टर, इसको करेक्ट करो, यहाँ इन कैपेसिटर लिखा हुआ है, दिस इज इन इंडक्टर। इंडक्टर के केस में ईएमएफ जो है हमारी वो लीड करती है करंट को बाय एन एंगल पाई बाय 2, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, लेट इट बी डिनोटेड बाय ई एल नॉट, वो हमारा कितना आया था, जे इंटू आई नॉट ओमेगा एल आया था। ठीक है, ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में निकाल चुके थे। तो यहाँ पर वी नो दी पीक EMF across the resistance, inductance and capacitance. ठीक है, so what will be the total peak value of alternating EMF? That will be the sum of peak values of EMF across the resistor, capacitor and inductor separately, जैसे हमने पहले किया। So the peak value E naught जो है हमारा, और जो एम्पलीट्यूड है हमारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का, वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू ई आर नॉट प्लस ई सी नॉट प्लस ई एल नॉट। ई आर नॉट हमारा कितना है, आई नॉट आर, ई एल नॉट हमारा कितना है, जे आई नॉट ओमेगा एल, ई सी नॉट कितना है, माइनस जे आई नॉट अपॉन ओमेगा C. We can take I naught common, so this will be R plus J into omega L minus 1 upon omega C. So if we compare this equation with the Ohm's law, V is equal to IR, this means that this square bracketed term has the same dimensions as that of the resistance. So let it be denoted by capital Z, where capital Z is known as the complex impedance since it is complex in number, and that is equal to R plus J into omega L minus 1 upon omega C, where omega L is the inductive reactance and 1 upon omega C is the capacitive reactance. Now what will be our next step now? We know the complex impedance, that is capital Z equal to R plus J into omega L minus 1 upon omega C. Now we will write this Z in polar form. ठीक है, पोलर फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Z is equal to mod Z e raised to power j phi. Now what will be mod Z here? देखो ये मेरा हो गया A प्लस JB। ठीक है, तो मॉड Z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस B हमारा क्या है, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, सो दैट विल बी ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ओमेगा L is XL, 1 अपॉन ओमेगा C is XC, तो हमारे पास मॉड Z आ गया अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। नाउ ये जो XL माइनस XC है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम इफेक्टिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं। तो मॉड Z हमारा हो गया अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इफेक्टिव रिएक्टेंस का होल स्क्वायर। तो हमारे पास रेजिस्टेंस, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस है Z, उसका हमें मॉडुलस या मैग्नीट्यूड मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इसका आर्ग्यूमेंट, इसका एंगल फाई। फाई हमारा क्या होगा, फाई होता है बाय डेफिनेशन tan इनवर्स ऑफ B अपॉन A, या y अपॉन x लिख रखा है, अगर हम x प्लस जे बी लेते हैं, मैं a प्लस जे बी बोल रही हूँ, तो हमारा tan फाई होगा b अपॉन a, तो फाई विल बी tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। तो tan फाई हमारा कितना है, b हमारा कितना है, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, दैट इज डिवाइडेड बाय a यहाँ पे कितना है हमारा R। अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर रही हूँ, मेरे पास अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस जे बी, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फाई होता है tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, और हमारे पास एंगल फाई आ गया tan इनवर्स ऑफ
omega L minus 1 upon omega C divided by capital R. So now we know the total potential difference is equal to E naught e raised to power j omega t, where हमारा E naught हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ. E naught जो है हमारा it is also complex in number, ठीक है. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ I naught square R square प्लस I naught square ब्रैकेट में ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक है. दैट विल बी आर E naught. तो E is equal to E naught e raised to power j omega t applied EMF हो गया. Z हमारा total complex impedance है, that is equal to mod Z e raised to power j phi. So the total current, alternating current flowing through the circuit, that will be E upon Z. E raised to power j phi को we'll take the numerator. तो ये हो गया E naught upon mod Z e raised to power j omega t minus phi. Now E naught upon mod Z जो है, this is representing the peak value of the alternating current, so let it be denoted by I naught. So हमारे पास final current की expression आ गई, I is equal to I naught e raised to power j omega t minus phi, where I naught is E naught upon mod Z, and where mod Z is under root of R square plus omega L minus 1 upon omega C का whole square. So this is the expression of applied alternating EMF. This is the expression of alternating current flowing through the AC circuit having resistance, capacitance and inductance in series. तो यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम कह सकते हैं दैट करंट इज लैगिंग बिहाइंड ईएमएफ बाय एन एंगल फाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है. तो विच वन इज लीडिंग, ईएमएफ इज लीडिंग बाय एन एंगल फाई एंड करंट इज लैगिंग बाय एन एंगल फाई, ठीक है. So comparing equations this, we find that there is a phase difference of phi between EMF and current when AC is passed through this AC circuit, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, now we'll see the graphical representation, the vectorial representation and the complex number representation. उससे पहले फिर से ये चीज देख लो, I naught हमारा कितना आया, E naught upon mod Z. तो from this mod Z is E naught upon I naught, root 2 से divide कर दो in both numerator and denominator. So we get the virtual value of alternating EMF to the virtual value of alternating current. So the impedance of a LCR circuit may be defined as the ratio of RMS value of EMF across LCR circuit to the RMS value of current flowing through this LCR circuit, ठीक है. जैसे हमने पहले देखा था, IRMS is ERMS upon mod Z और IV is equal to EV upon mod Z, ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, now we'll see the graphical, vectorial and the complex number representation of E and I in the LCR circuit. पर एक चीज इसमें यहाँ पर तुमने नोटिस करी, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि करंट जो है इट इज लैगिंग बाय एन एंगल फाई. इज इट ट्रू? फाई हमारा कितना है, फाई है tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर. यहाँ पर देखो ये किस पे डिपेंड करेगा अब हमारा, कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है. ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से ओमेगा एल और 1 अपॉन ओमेगा सी में से कौन सा फैक्टर बड़ा है. अगर देखो ओमेगा एल जो है वो 1 अपॉन ओमेगा सी से बड़ा है, if omega L is greater than 1 upon omega C, in that case tan phi is positive. अगर tan phi positive है हमारा, तो हमारे पास phi जो है इसका मतलब है या माइनस phi है, तो इसका मतलब करंट जो है वो लैग कर रहा है by an angle phi if omega L is greater than 1 upon omega C. But if omega L is less than 1 upon omega C, तो ये हमारी जो न्यूमरेटर है ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा. अगर ओमेगा एल लेस है 1 अपॉन ओमेगा सी से, तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा. इसका मतलब अब हमारा करंट जो है वो लीड कर रहा है ईएमएफ को बाय एन एंगल फाई, ठीक है. और अगर ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल है, तो tan फाई हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है. तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो दोनों EMF और करंट जो है दे आर इन सेम फेज.
इफ ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, ये चीज देखो यहाँ पर मेंशन्ड है इन दी स्पेशल केसेस। तो हम इन जनरल ईएमएफ और करंट के एक्सप्रेशन को देख के ये नहीं कह सकते कि कौन सा लीड कर रहा है और कौन सा लैग कर रहा है। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि वेदर ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा सी और 1 upon omega c is greater than 1 upon omega l, or if both are equal or not. So if omega l is greater than 1 upon omega c, then omega l minus 1 upon omega c will be positive. Phi हमारा कितना है, tan inverse of omega l minus 1 upon omega c divided by r. So here phi is also पॉजिटिव। तो करंट हमारा हो गया I नॉट e raised to power j omega t minus phi. So that means here current lags applied EMF by an angle or by a phase phi. Next case, if omega L is less than 1 upon omega C, in that case omega L minus 1 upon omega C becomes negative. So phi जो है हमारा वो भी negative हो गया। तो I हमारा हो गया e raised to power j omega t plus some quantity phase की। तो that means current जो है अब वो lead कर रहा है applied EMF को by an angle phi, क्योंकि अब हमारा जो न्यूमरेटर है ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी वो नेगेटिव हो गया। तो फाई नेगेटिव है, करंट में ऑलरेडी हमारे पास माइनस फाई था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो नाउ करंट इज लीडिंग द अप्लाइड ईएमएफ। नाउ इफ ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, अगर ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल है, देन यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, माइनस आएगा। देन ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो फाई हमारा क्या आ गया, 0। सो इन दिस केस करंट जो है दैट विल बी इन फेज विद अप्लाइड ईएमएफ। हमारे पास E है, E नॉट e raised to power j omega t, हमारे पास I हो गया I नॉट e raised to power j omega t. So both current and EMF they will be in phase. तो इस पर्टिकुलर केस में द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एंड इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्यों? क्योंकि हमारी देखो Z की एक्सप्रेशन क्या थी, ये हमारी Z की एक्सप्रेशन थी। ठीक है, अगर ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल है इन द थर्ड स्पेशल केस, दैट मीन्स ये इमेजिनरी पार्ट जो है हमारा ये ड्रॉप हो गया और हमारा जो कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस है वो किसके इक्वल हो गया, सिंपली रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के वो इक्वल हो गया। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में व्हेन ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, हमारा जो सर्किट में जो इंपीडेंस है, जो ऑपोजिशन ऑफर्ड है, वो मिनिमम हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो मॉड Z हमारा जो है इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू सिंपली आर। मॉड Z हमारा सिंपली रह गया अंडर रूट आर स्क्वायर, तो सो मॉड Z इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इस पर्टिकुलर केस में जब ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल होता है, हमारा इंपीडेंस जो है वो मिनिमम हो जाता है और इक्वल होता है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ऐसे सर्किट्स में जिसमें ये केस पॉसिबल होता है, उन सर्किट को हम सीरीज रेजोनेंट सर्किट भी कहते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट सीरीज रेजोनेंट सर्किट्स एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हमारा इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ प्लॉटिंग रह गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। देखो E हमारा कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, E नॉट साइन ओमेगा टी। I क्या है हमारा, I नॉट e raised to power j ओमेगा t माइनस 5। तो हमारा ये हो गया I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t माइनस 5, उसका इमेजिनरी पार्ट। So this is E is equal to E naught sin omega t. This is the plot of I is equal to I naught sin omega t minus 5. यहाँ पर अभी हम in general मान के चल रहे हैं कि यह minus 5 है, so that means current is lagging by an angle phi. अभी हम omega L और 1 upon omega c का factor यहाँ नहीं देख रहे, यहाँ हम in general plotting कर रहे हैं कि यह minus sign है, so we are saying that in general current is lagging by an angle phi. तो EMF जो है उसकी पीक वैल्यू पहले आएगी एज कंपेयर टू करंट की पीक वैल्यू, और E नॉट जो है दैट विल बी ग्रेटर देन I
not. ठीक है, next the vectorial representation, if this is the direction of applied EMF capital E, so current is lagging by an angle phi, so current जो है यहाँ से phi direction में phi angle से rotate हो जाएगा in the clockwise direction. So this is representing the direction of the complex current capital I. अब यहाँ पर हमने ये रिप्रेजेंटेशंस देख ली. नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई एंड आई इन एलसीआर सर्किट. देखो इसका जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो अभी मैं एक फिगर दिखाऊंगी. एग्जाम में जब ये आता है कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन, तो आई वुड सजेस्ट ये बनाने की बजाय जो फिगर मैं अभी दिखाऊंगी वो वाली फिगर बनाना. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये लिख रहे हैं EC नॉट इज इक्वल टू IC इंटू XC, दैट मीन्स EC नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C. बट एक्चुअली में EC नॉट किसके इक्वल है? एक्चुअली में EC नॉट इज इक्वल टू माइनस JI नॉट अपॉन ओमेगा C. तो हम सेम टर्म जो है वो यूज नहीं कर सकते दो डिफरेंट चीजों को डिफाइन करने में. माइनस JI नॉट अपॉन ओमेगा C अगर EC नॉट है तो IC अपॉन ओमेगा C को हम EC नॉट नहीं कह सकते. ठीक है, बाकी वैसे इन जनरल हम लिख सकते हैं. अगर हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि हम ER नॉट को I नॉट R कह रहे हैं, EC नॉट को IC अपॉन ओमेगा C कह रहे हैं, और EL नॉट जो है वो अब हमारा यहाँ पर JI नॉट ओमेगा L नहीं है, वो हमारा I नॉट ओमेगा L है. ठीक है, अगर इसको ऐसे यहाँ पे मेंशन कर रहे हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर तुम्हें इस प्लॉट के टर्म्स में इसको समझाऊंगी. इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? टू प्लॉट EMF. तो हमने दिस इज आवर रियल एक्सिस, दिस इज आवर इमेजिनरी एक्सिस. यहाँ पर हमने बीच में कहीं पर भी एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया. ठीक है, let's say this vector is representing E is equal to E naught e raised to power j omega t. तो इसका जो magnitude है E naught वो that will represent the length of this vector. ठीक है, और ये कितना एंगल बना रहा है with the real axis? This is making an angle of omega t with the real axis. और ये E naught कितना है ये मैंने ऑलरेडी पहले बताया था जब ये डेरिवेशन किया था. E naught हमारी वेक्टर क्वांटिटी आई थी. I naught होल कॉमन लेके ब्रैकेट में R प्लस J इंटू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C. मैं यहाँ पे एक बार दिखा ही देती हूँ. ये हमारा E नॉट है ना, एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ I नॉट का स्क्वायर है, I नॉट कॉमन है, बाहर आ जाएगा. I नॉट अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर. वही यहाँ पे लिखा है. E नॉट हमारा कितना है? I नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमने प्लॉट कर दिया ऑल्टरनेटिंग EMF को. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? टू प्लॉट ऑल्टरनेटिंग करंट. तो ओमेगा टी तो हमें मिल गया, तो अब हमें क्या निकालना है? फाई निकालना है. कैसे निकालेंगे? देखो हमारा EL नॉट क्या था? EL नॉट हमारा था J इंटू I नॉट ओमेगा L. मतलब ये इसमें J मल्टीप्लाइड है, सो इट इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अगर ये मेरा ER नॉट है, इफ दिस इज ER नॉट दैट इज इक्वल टू I नॉट R, तो ये 90 डिग्री जो है रोटेट हो गया EL नॉट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग आर EL नॉट, एंड उसका जो वैल्यू है वो क्या है? I नॉट ओमेगा L. J क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रोटेटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, अब EC नॉट में हमारे पास क्या है? EC नॉट इज माइनस JI नॉट अपॉन ओमेगा C. मतलब इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि वहां माइनस J मल्टीप्लाइड है. ठीक है, तो अगर ये मेरा ER नॉट है तो ये 90 डिग्री अब करंट रोटेट, कैपेसिटर जो है हमारा 90 डिग्री रोटेट हो गई उसकी EC नॉट वैल्यू इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये हमारा EC नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है EC नॉट की डायरेक्शन, और ये वैल्यू हो गई I नॉट अपॉन ओमेगा C.
ठीक है, तो लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट वेक्टर which is omega l I naught minus I naught upon omega c. So this is I naught. So this line, this length is representing I naught into omega l minus 1 upon omega c. ठीक है, अगर एक वेक्टर मेरा ऊपर की डायरेक्शन में है, एक नीचे की डायरेक्शन में है, और मुझे ये रिजल्टेंट निकालना है, तो ये कितना होगा, इस लेंथ में से इस लेंथ को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ये लेंथ आ गई, तो वही यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो मेरे पास ये लेंथ कितनी है, देखो दिस इज आई नॉट इंटू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, ये इसके पैरेलल है, तो इस लाइन की लेंथ भी सेम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ये मेरा है आई नॉट आर, तो अब जो ये एंगल है मेरा वो कितना होगा, दिस अपॉन दिस, तो आई नॉट कैंसिल आउट हो गया एंड आई गेट ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। मुझे क्या मिला, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमें फाई एंगल मिल गया विच इज इक्वल टू दिस वन, विच इज इक्वल टू tan inverse omega l minus 1 upon omega c divided by r, or we can say tan phi is omega l minus 1 upon omega c divided by r. तो इसका मतलब ये एंगल मेरा कितना है, ये फाई एंगल है। ठीक है, तो हमें ओमेगा टी भी मिल गया, ओमेगा टी ये एंगल है जो रियल एक्सिस के साथ बना रहा है ई। ठीक है, फाई जो है वो एंगल है जो ई बना रहा है ई आर नॉट के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे हमारा tan फाई कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, परपेंडिकुलर हमारी मैग्नीट्यूड है आई नॉट ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, ये है आई नॉट आर, तो tan फाई हमारे पास आ गया ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर, so that means this angle is phi. तो अगर ये ओमेगा टी है, ये फाई है, so what will be this angle, ये एंगल हमारा होगा ओमेगा टी माइनस फाई। तो हमें ओमेगा टी माइनस फाइव मिल गया, सो वी कैन प्लॉट करंट। इसका मतलब करंट जो है वो ई आर नॉट की डायरेक्शन में ही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क है। तो यहाँ पे इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट करना है, डॉटेड से, डिफरेंट पेन से रिप्रेजेंट करना है, डिफरेंट पेन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आई नॉट हमारा कितना हो गया, ई नॉट अपॉन मॉड जेड विच इज ई नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, and this current is making an angle of omega t minus phi with the real axis. I hope यहाँ पर सबको कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। पहले हमने E को प्लॉट किया, E नॉट e raised to power j omega t, फिर हमने ई आर नॉट को प्लॉट किया, फिर हमें पता है ई एल नॉट जो है वो रोटेट हो चुका है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल 5 फ्रॉम ई आर नॉट, और ई सी नॉट जो है वो रोटेट हो चुका है इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल 90 डिग्री फ्रॉम दी डायरेक्शन ऑफ ई आर नॉट। तो वहां से हमें इस लेंथ या इस वेक्टर की लेंथ मिल गई, दैट इज आई नॉट इंटू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। तो इस हेल्प से वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ, वी कैन गेट द एंगल फाई। तो जब हमें फाई मिल गया, ओमेगा टी मिल गया, तो नाउ वी कैन इजीली प्लॉट ऑल्टरनेटिंग करंट विच इज आई नॉट ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, तो दिस एंगल इज ओमेगा टी माइनस फाई। तो एग्जाम में जब ये आता है मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, क्लियर व्यू के लिए। एग्जाम में जब इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन आता है, देन आई वुड प्रेफर कि इसको प्लॉट कर लेना इंस्टेड इस वाले को जो इसमें गिवन है बुक में वाइसो, क्योंकि यहाँ पे ई एल नॉट और ई सी नॉट लिखा हुआ है, बाकी कर भी सकते हो, गलत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिनिश कर दिया एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। तो आज हमने दो केसेस देखे, एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, एंड देन एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। तो यहाँ पे हमारे एसी सर्किट्स जो हैं वो खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ये जो एलसीआर सर्किट है इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इम्पीडेंस का। इसी तरीके से वो वैसा ही है जैसा मैंने आज बताया, तो एक तरीके से काइंड ऑफ रिपीटेशन होगा जो हम कल देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एक चीज और देखेंगे, द सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, तो इसके बाद वी स्टार्ट विद सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट
circuits, and these are also important from your examinations point of view.